अब दोस्तों आज हम इस लेथ मशीन के गियर बॉक्स के अंदर जो गियर फिट होते हैं या शाफ्ट फिट होती है उसमें दो तरह की मुश्किल आ सकती है। पहली मुश्किल है क्रैक और दूसरी मुश्किल है बेंडिंग। तो ना तो आपका अंदरूनी गियर क्रैक होना चाहिए ना ही अंदरूनी गियर बेंड होना चाहिए। ऐसा काम करने के लिए जो आपको ये यहाँ पे गियर रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ स्प्लाइन शाफ्ट रखी हुई है, उसके ऊपर के बुश रखे हुए हैं, ये भी एक बड़े हेड का स्प्लाइन शाफ्ट है, उसमें दो तरह के बुश है। और इसे कैसे हम बनाए, किस तरह से ख्याल रखें तो अंदरूनी गियर ना क्रैक हो ना बेंड हो, और इसे हम कैसे चेक करते हैं आपको भी ये सीखना चाहिए। क्योंकि आप मशीन तो खरीद रहे हैं, मशीन का प्राइस पूछ रहे हैं, लेकिन उसके अंदरूनी गियर्स का लाइफ कितना है ये अगर आपको पता नहीं है तो ये मशीन हम बार बार तो खरीद नहीं सकते। इस वजह से जो आपको मेंटेनेंस में मुश्किल आने वाली है उसकी बात भी मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को और जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। मेरे पास एक गियर है, गियर आधा कटा हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो टीथ बनाए हुए हैं ये भी इसी गियर से बनाए हुए हैं। और ये जो पार्ट है वो इस तरह से यहाँ से देखने पे आपको ऐसा दिखेगा। अगर कैमरा फोकस कर रहा है तो आपको दिखाई देगा कि ये जो यहाँ पे जो पंच लगता है वो थोड़ा कम लगता है, बीच में ज़्यादा लगता है और यहाँ आते आते फिर से पंच कम लगता है। तो क्या है मांजरा पूरा? अब हम समझते हैं कि गियर को हमने काट लिया और उसे टर्निंग करके हमने उसके ऊपर टिथ करवा लिए तो ये 2-3 प्रोसेस में बन जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गियर बनाने का पूरा प्रोसेस आप एक नंबर से सीखिए। देखिए, सबसे पहले अगर हार्डनिंग वाला जो गियर बनाना है तो उसे कटाई करना होता है। तो कटाई करने के लिए पहला ऑपरेशन है बैंड्सों में इसे काटा जाता है। दूसरा ऑपरेशन जो होता है वो ये होता है कि इसे रफ टर्निंग के लिए भेजा जाता है। तीसरा ऑपरेशन ये होता है कि सीएनसी मशीन के ऊपर इसको फाइनल टर्निंग किया जाता है। फाइनल टर्निंग के बाद इसके ऊपर जो अंदर का स्लॉट है वो कीवे किया जाता है। तो चौथा ऑपरेशन है वो है स्लॉटिंग। अब इसके बाद पांचवा ऑपरेशन जो होता है वो यहाँ पे जो गियर का टिथ होता है वो प्री ग्राइंडिंग टिथ कटर इसमें लगाना होता है। तो टिथ बनाया जाता है लेकिन वो टिथ रफ होता है, प्री ग्राइंडिंग होता है। तो ये एक प्रोसेस है। अब ये आपको हार्डनिंग के लिए भेजना चाहिए तो ये हार्डनिंग में जाता है। तो मुझे लग रहा है ये 6 प्रोसेस हो गया। अब जब हार्डनिंग में से गियर आता है तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये गियर आप देखेंगे तो सब जगह से काला होगा। You're bringing me higher and higher in every way.
तो ये हार्डनिंग में से टीथ आया। लेकिन अभी जो गियर है उसका ये जो टीथ है वो ग्राइंडिंग किया हुआ नहीं है। इसका ये फेसिंग है ये भी ग्राइंडिंग किया हुआ नहीं है। इसके अंदर का जो होल है ये भी ग्राइंडिंग किया हुआ नहीं है। तो अब ये सभी प्रोसेस होगा हार्डनिंग में से आने के बाद। गियर को अंदरूनी इंटरनल ग्राइंडिंग एक प्रोसेस, सरफेस ग्राइंडिंग दूसरा प्रोसेस, और तीसरा ऊपर का जो ग्राइंडिंग होता है इसके ऊपर का ग्राइंडिंग चौथा प्रोसेस। और ये सब हो जाने के बाद इसका जो प्रोफाइल है इसे भी ग्राइंडिंग करना होता है। टिथ ग्राइंडिंग मशीन बहुत महंगा आता है। तो यहाँ पे मैं 4 लाइन बनाऊंगा, इंटरनल ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग जो टिथ के ऊपर होता है, और अब सबसे महंगा ग्राइंडिंग वो है टिथ का प्रोफाइल ग्राइंडिंग। In hindsight, why did I take my hand off the wheel? I'm like a deer in the headlights, just can't believe what you think and feel. 'Cause I've been going backwards, drifting off with your words, can't find a way to deal with this now. Don't you see you implied forever, but this is however, not in line with your own vows. 'Cause it's a bitter ये लाइन में बड़ी रखता हूं क्योंकि जो प्रोफाइल ग्राइंडर मशीन है, टिथ को प्रोफाइल ग्राइंडिंग करने वाले मशीन 1 करोड़ से शुरू होते हैं, बहुत महंगे आते हैं। तो ये टिथ का प्रोफाइल ग्राइंडिंग होगा। अब इतना काम होने के बाद ये गियर हेड के अंदर फिट करने के लिए रेडी होता है। 10 तरह की प्रोसेस होती है और ये सभी प्रोसेस एक गियर के ऊपर नहीं होती है, इसका बड़ा लोड होता है। धीरे 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 बनाते हुए पूरा लोड अगर चलता है तो शायद 10 महीने बनाने के लिए हो जाते हैं। तो गियर को चेक करना और सही गियर आपको देना, जिसकी वजह से 20 साल 25 साल चलने के बाद भी बंका का कोई भी मशीन में गियर ब्रेक नहीं होता है या बैंड नहीं होता है, ऐसा मशीन अगर मुझे आपको देना है तो ये काम थोड़ा मुश्किल है। Don't forget that summer sun 2009, we were feeling high and I got drunk for the first time. I thought I was cool, I thought I looked smooth in your eyes and tried to make up. यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया जाता है वो 20 mm CR5 मटेरियल यूज किया जाता है। इसी का दूसरा नाम SAE 8620 भी है। ऐसे ही EN सीरीज में भी कोई दूसरा नाम हो सकता है, लेकिन इन सभी चीज़ों का मतलब एक ही है कि ये एलॉय स्टील है, इसके अंदर कार्बन लो होना चाहिए और मैंगनीज और क्रोमियम। तो मैंगनीज के लिए 20 Mn और क्रोमियम के लिए CR5। तो ये होना जरूरी है, तभी इसमें हार्डनिंग के बाद जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जितना हार्डनिंग होना चाहिए गियर का, वो मिलता है। अब प्रोसेस कौन सा करना चाहिए? अब प्रोसेस जो है इसके ऊपर केस हार्डन करना चाहिए। केस हार्डन क्यों करना चाहिए? क्योंकि गियर का जो ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर कार्बोराइजिंग केस कार्बोराइजिंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे कार्बन लगाया जाता है और कार्बन लगाने के बाद इसे 900 डिग्री तक भट्ठी के अंदर गर्म किया जाता है। इसके अंदर 24 घंटे लगते हैं। तो ये हार्डनिंग प्रोसेस जो है वो सही तरह से होना चाहिए, तभी हार्डनेस है वो ऊपरी हिस्से में, मतलब यहाँ मैंने 1 नंबर दिखाया और 2 नंबर दिखाया, तो ऊपरी हिस्से में हार्डनेस बैठ जाता है। यहाँ पे हार्डनेस होता है वो करीबन 45 HRC होता है, और यहाँ 2 नंबर पे जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पे हार्डनेस होता है करीबन 35 HRC। लेकिन बाकी का जो ये जो हिस्सा है
गियर का ये वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल कच्चा रहता है, ये हार्डन जरा भी नहीं होता है। और ये वाला इसीलिए कच्चा रखना पड़ता है कि जो गियर है वो क्रैक ना हो जाए। तो गियर क्रैक ना हो जाए और बेंड भी ना हो जाए, इसलिए इस तरह से प्रोसेस करना जरूरी है। तभी हम गियर को 20 साल तक, लंबे वक्त तक चलाए रख सकते हैं। अब मैंने ये बात आपको समझाई, मैंने आपको कुछ गियर बताए, हम कैसे काम करते हैं ये दिखाया, और यही चीज़ होनी चाहिए स्प्लाइन में भी। देखिए स्प्लाइन है, जैसे टिथ का अंदर का ग्राइंडिंग बहुत महंगा है, टिथ का ग्राइंडर महंगा आता है, ऐसे ही यहाँ पे जो स्प्लाइन है उसका ग्राइंडर भी बहुत महंगा आता है। ये जो स्प्लाइन है वो अंदर से ग्राइंडिंग करना बहुत मुश्किल है, और ये हार्डनिंग होके ऐसे ही ग्राइंडिंग करना पड़ता है, तभी इसके अंदर एक्यूरेसी मिलती है। और इसी तरह ये वाला दूसरा चीज़। आपको स्प्लाइन शाफ्ट दिखाई देगी, और इसे अगर मैं 2 पीस में ऐसे तोड़ दूं तो यहाँ पे जो फेस हमें मिलेगा, इस फेस के ऊपर अगर मैं यहाँ कट लगा करके, मतलब मशीनिंग करके अगर आपको दिखाऊं, तो आपको दिखेगा कि जो ये ऊपर की ओर का जो राउंड है वहाँ पे एक शाइनी फिनिश मिलेगा, और जो अंदर की ओर में है वहाँ पे शाइनी फिनिश नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये स्प्लाइन शाफ्ट केस हार्डनिंग किया हुआ है। ये स्प्लाइन शाफ्ट केस हार्डनिंग है, तो ये ऊपर से हार्ड होता है, ये ट्विस्ट भी नहीं होता है, इतना ये हार्ड हो गया है। और जो केस कार्बोराइजिंग प्रोसेस है उसकी वजह से ये काला हो जाता है, और ये क्रैक भी नहीं होगा, बेंड भी नहीं होगा। इसके अंदर में जो ये ग्रीन कलर का मार्क मैंने दिखाया हुआ है वहाँ तक हार्डनेस होता है, करीबन 1.5 mm अंदर तक हार्डनेस होता है, और बाकी का जो हिस्सा है वो सॉफ्ट होता है। अब मैं आपको दोस्तों समझाऊंगा कि हेड के अंदर बहुत सारे गियर होते हैं, बड़े छोटे, उसके अंदर करीबन 16, 17, 18 गियर का ये पूरा सेट बनता है। अगर कभी कभार एक्सीडेंट हो जाए तो हो सकता है कि ये गियर टूट जाए या बेंड हो जाए। ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है कि कुछ भी ना हो इसे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और लंबे वक्त तक चलाए रखने के लिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। लेकिन कई लोग आपको हार्डनिंग गियर कह के दे देते हैं, और ये अगले 2-3 सालों में ही बिगड़ जाता है। उसका कैस डेप्थ, मतलब अंदर का जो कैस का डेप्थ है वो जो 1.5 mm 1 mm तक होना चाहिए वो उतना डेप्थ नहीं होता है। इसकी वजह से आपको मशीन खरीदते वक्त सस्ता मिलता है, लेकिन उसके गियर लंबे वक्त तक चलते नहीं है और बेंड हो जाते हैं। अगर सीधा हार्डनिंग, थ्रू आउट हार्डनिंग करके आपको दे देते हैं, जो अंदरूनी हिस्सा कच्चा होना चाहिए वो नहीं होता है, तो यहाँ फर्क ये पड़ता है आपको कि वो गियर बार बार ब्रेक होते हैं। यही था आज का वीडियो का मतलब। मैंने आपको समझाया कि कैसे गियर बनने चाहिए, कैसे स्प्लाइन बनना चाहिए, कैसे स्पिंडल बनना चाहिए। सिर्फ प्राइस कॉन्शियस ना हो करके हमें क्वालिटी कॉन्शियस होकर मशीन खरीद करना चाहिए। इससे हमारा जो मशीन शॉप है वो सालों साल तक बिना मेंटेनेंस अच्छा चल सकेगा। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियो में यहाँ आते रहते हैं।